गाइस, स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस में। और मैं दिव्य शर्मा आप सभी को आज चैप्टर 1 केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो ये चैप्टर 1 है हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। पहले मैं टूल्स का देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। सबसे पहले जो ये है, तो सबसे पहले टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो है कट हो चुका है, तो ये तो आने वाला नहीं है। तो हम लोग नीचे चलते हैं और सबसे पहले जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज़ ऑफन इंटरवाइंड विद अदर ब्रांचेस इन साइंस। ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है केमिस्ट्री में, साइंस में केमिस्ट्री जो है। एंड इट्स ऑफन इंटरवाइंड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, और ये कनेक्टेड होता है अदर ब्रांचेस से साइंस में। मतलब केमिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा अहम रोल प्रेजेंट करता है इस साइंस की दुनिया में। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशंस, है ना। कहाँ है हम, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट, मेटल एलॉयज एक्सेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मेटल्स। तो केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो एप्लीकेबल हैं डाइवर्स एरियाज़ में। मतलब जो और मतलब खुले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी जो सिद्धांत केमिस्ट्री के वो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि वेदर पैटर्न, उसके अंदर आपकी केमिस्ट्री है। फंक्शन ऑफ ब्रेन में केमिस्ट्री है ना। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर में केमिस्ट्री है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री में तो खैर है ही केमिस्ट्री। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, एल्कलाइज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइस, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट, मेटल्स, अलॉयज एक्सेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स। तो इनके अंदर तो हमारी जो है केमिस्ट्री तो है ही। तो एक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अहम रोल करती है और उसके सिद्धांत हमको दिखाए गए हैं ये। तो फिर है केमिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। जो केमिस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा नेशनल इकोनॉमी में। जो हमारे क्या कहते हैं आर्थिक व्यवस्था है उसके अंदर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमंस को खाने में। क्योंकि खाना जो है उसके अंदर भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। जो कि हम केमिकल्स वगैरह डालते हैं या फिर जो भी हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह जो कुछ भी करते हैं वो सारे केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मतलब जैसे क्रीम हो गया, ऑयल हो गया, सब कुछ हम केमिस्ट्री के थ्रू ही जो है प्रोड्यूस करते हैं। एंड अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। और ऐसे कहते हैं मटेरियल जो हमारी जो लाइफ को है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो दिस इज एक सेकेंड है ना। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है आजकल, जब से ये चीज़ हमने पता करी है कि केमिस्ट्री के थ्रू हो रही है। फर्टिलाइजर्स है ना, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, हम इनको धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। जो मैंने आपको बात अभी बताई कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, इसमें भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा एक रोल है। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। तो केमिस्ट्री जो है प्रोवाइड करते हैं वो मेथड्स आइसोलेशन ऑफ लाइफ के, जो कि ड्रग्स से हमें सेव करता है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। जो ड्रग्स है उनका यूज़ करके हम कुछ पॉसिबल सिंथेसिस बनाते हैं। ठीक है, ड्रग्स का यूज़ करके सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ठीक है, इन ड्रग्स का यूज़ करके हम लोग मतलब ड्रग्स, अब आप नाम से लग रहा होगा कि यार ड्रग्स तो गलत चीज़ है, ये वो ड्रग्स गलत चीज़ है, बट उसका यूज़ करके हम काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर मतलब अपने यूज़ के लिए उसका काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे हम क्या करते हैं, कैंसर थेरेपी को ठीक करते हैं। तो ये भी कहाँ से आया हमारे, ये भी हमारे केमिस्ट्री से ही आया। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे, कुछ आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, द ड्रग्स AZT, थायमाइडाइन, सॉरी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। एजिडोथायमाइडाइन इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट्स। ठीक है, एड्स बीमारी होती है उसमें AZT नामक ड्रग का यूज़ किया जाता है उनको एड्स पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करते चलना, क्योंकि जो क्या कहते हैं
केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन। अब केमिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा है डेवलपमेंट में और हमारे देश की ग्रोथ में, ठीक है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग गए हैं, समझने लग गए हैं केमिकल प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को उनके, तो अब ये पॉसिबल है कि हम डिज़ाइन करें, सिंथेसाइज करें इनके, अगर और डेवलपमेंट इम्प्रूव करें हम चीज़ें केमिस्ट्री में ही, केमिकल्स में ही। न्यू मटेरियल्स हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ नए मटेरियल बनाए जिनके अंदर स्पेसिफिक, है ना, मतलब एक ही चीज़ पे स्पेसिफिक हो और मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट हो। This has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, etc. तो अभी आप लोग लोड मत लीजिएगा कि ढंग से समझ में नहीं आ रहा है वो, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं है। तो ये सब कुछ मतलब ऐसा है कि कभी कभार जो है पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। मेन चीज़ अभी आगे शुरू होगी इस चैप्टर की, जिसे मोल कॉन्सेप्ट करते हैं, वो आगे शुरू होगा, ठीक है। तो क्या था, दिस हैज़ लेड टू प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स। तो इससे ही हम प्रोडक्शन करते हैं सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स का, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों का भी हमारा यूज़ होता है, ठीक है। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन इस्टेब्लिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स, एल्कलीज, डाइस, पॉलीमर्स, मेटल्स एक्सेट्रा। तो केमिस्ट्री ने हेल्प करी है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, जो मैन्युफैक्चर करती है। देखिए इंडस्ट्री बनाई, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें केमिस्ट्री ने हेल्प करी मैन्युफैक्चर करने में यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स आपको पता है कितने ज़रूरी होते हैं, एल्कलीज मेटल्स होते हैं, डाइज होती हैं, पॉलीमर्स मेटल्स होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सबको केमिस्ट्री के थ्रू हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है। दीज इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन इन जनरेट एम्प्लॉयज। अब ये सब कुछ जिन एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, इनके इन चीज़ों से ही हम लोग काफ़ी सारा सामान बनाते हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, फिर कुछ भी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें केमिकल के थ्रू बनती हैं। तो उसको हम पूरे के पूरे नेशन में जो है, जो दिस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन अ बिग बिग वे टू द इकोनॉमी, जो इससे जो है इकोनॉमी में हमारी काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है, क्योंकि पूरे देश में जो है सामान बिकता है। तो सब कुछ केमिस्ट्री केमिकल के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ तो आपको मैं बता ही रहा हूँ बार बार, ये सब तो आपको पता ही होता है, तो 9th 10th का है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस थोड़े थोड़े जो वर्ड्स आते हैं उन पर ध्यान देना, जैसे एल्कलीज हो गया आपका, है ना, कंडक्टिंग पॉलीमर, सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स हो गया, ठीक है। इन पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब आपने पहले नहीं पढ़ा है, ये अब आप पढ़ रहे हो, बाकी चीज़ें तो वही पुरानी है, ठीक है। इन recent years chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects in environmental degradation with a fair degree of success। इन कुछ एक दो सालों में, रिसेंट ईयर्स में, एक दो साल कह रहा हूँ, कुछ इन रिसेंट ईयर्स में केमिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है डील करने में प्रेसिंग एस्पेक्ट्स इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। डिग्रेडेशन मतलब गाड़ना, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में जो केमिस्ट्री का जो हेल्प है वो हमको सक्सेस के थ्रू ले जा रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इनको ऐसे ही एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सेफर अल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके आगे काम आएगा, ठीक है। अभी 11th 12th की केमिस्ट्री में बहुत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब आपने देखा है ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, जो हमको UV रेज से बचाता है ओजोन, उसका डिप्लीशन हो रहा है कुछ कुछ जगह से, है ना। तो वो CFC के थ्रू होता है। CFC हमारे AC रेफ्रिजरेटर में से निकलता है। दीज हैव बीन सिंथेसाइज, जिसको भी हमने सिंथेसाइज करने का एक प्रोसेस निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। सब कुछ केमिस्ट्री के इसमें वो बता रहे हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अंडरलाइन थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं ऊपर। However, many big environmental problems continue to be matters of grave concerns to the chemist। तब उसके बावजूद भी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं कुछ कुछ, वो कंटिन्यू हो रही हैं केमिस्ट्स के लिए, ठीक है। ऑफ ग्रेव कंसर्न टू द केमिस्ट, जो उनके ऊपर कंसर्न करते हुए केमिस्ट्स के ऊपर, ठीक है। वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका मैनेजमेंट, ठीक है। एक मीथेन होती है गैस, ठीक है।
मीथेन के बारे में भी आप अभी आगे पढ़ोगे, है ना। मीथेन होती है गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही होगा, एक्सेट्रा, है ना। इन सब का मैनेजमेंट भी हम केमिस्ट्री केमिकल्स के थ्रू कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसाइज of new exotic material are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists, ठीक है। तो एंजाइम्स का यूज़ करना लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन है केमिकल्स का, एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्जॉटिक मटेरियल्स, इससे हम न्यू एक्जॉटिक मटेरियल्स का सिंथेसिस कर सकते हैं अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं केमिकल्स का एंजाइम्स का यूज़ लेकर के, ठीक है। आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिन चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, केमिस्ट्स के लिए, ठीक है। कि हमको आगे से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है केमिस्ट्री के लाइन में, ठीक है। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट। अब जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलप हुआ नहीं है, डेवलप जो हो गए हैं वो यूएसए चाइना वगैरह डेवलप्ड है, बट इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप होना है। तो इनको एक टैलेंट चाहिए, क्रिएटिव केमिस्ट चाहिए जो ऐसे चैलेंजेस को उठाएं, ठीक है। साइंटिस्ट केमिस्ट वगैरह चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्शन लाएं, ठीक है, केमिस्ट्री को आगे की तरफ बढ़ाएं। टू बी अ गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक अच्छा केमिस्ट बनने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आपका चलेगा। विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, मैटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, ये सब कुछ जो था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये सारा इसका यूज़ ही था, ठीक है। कि केमिस्ट्री से क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जो मैंने आपको इंटरेंट करने को कहा वो इंटरेंट कर लेना, बाकी कुछ भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। अब आते हैं एक मेन कॉन्सेप्ट पे, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर के बारे में तो हमें पता ही है, ठीक है। उसके नेचर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर, हमें मैटर के बारे में पहले से पता ही है, हमारी अर्लियर क्लासेज में मैटर हमने पढ़ा ही है क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एज के जितने भी लोग होते हैं सबको पता ही होता है कि एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अगर बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रही है तो उसको थोड़ा वो कर लेना, इग्नोर, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक पेन पेंसिल वाटर एयर ऑल लिविंग बींग्स एक्सेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर, ठीक है। ये सब कुछ बुक पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ मैटर से ही बना होता है, जो कि डेफिनेशन से पता चल ही रहा है, जो मास ऑक्यूपाई करे, जिसमें मास और ऑक्यूपाई स्पेस करे तो मैटर ही होता है। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, हाँ वही बात जो मैंने कही। लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर विच यू लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। अभी 9th और 10th का ही सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लास 11 का पहला चैप्टर है, ठीक है। अभी मैं क्लास 11 के केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायो और क्या कहते हैं 12th का भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और अगर आपको छोटी क्लासेस का भी चाहिए, जूनियर क्लासेस का, तो आप कमेंट कर देना। देखिए हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे, आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। नोट्स में एक बार आपको पढ़वा भी दूंगा। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, सब कुछ सॉल्व होने वाला है, दिक्कत मत लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आपका पूरा 11th 12th का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये तो हमें पता ही है कि मैटर जो है 3 स्टेट्स में, फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दीज 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंट शोज इन फिगर 1.1। ये तो फिगर 1.1 कहाँ है भाई, देखो ये रहा। तो सॉलिड लिक्विड गैस सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। सॉलिड काफ़ी ज़्यादा ठोस होता है, लिक्विड जो कि सॉलिड और गैस के बीच की टर्म होती है, जो कि काफ़ी मतलब पतली पतली हल्की हल्की। अब इसमें क्या ही समझाना, आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज एक दूसरे से लगे होते हैं सॉलिड्स में, जो कि आपने अभी नीचे देखा ही, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। लिक्विड्स में भी जो पार्टिकल्स होते हैं आसपास तो होते हैं, बट आसपास मूव कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स में मूव नहीं कर सकते। हाउएवर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड्स स्टेट्स एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। गैसेज में जो पार्टिकल्स होते हैं फार एंड अपार्ट होते हैं एज कम्पेयर टू दोज सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर किया जाए तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं और आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। मूवमेंट इज़ ईजी एंड फास्ट, काफ़ी आसान होती है और काफ़ी जल्दी जल्दी मूवमेंट कर लेते हैं। गैस का हमने देखी है चीज़, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट शेड्स ऑफ मैटर एग्जिबिट फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट होती है कुछ इसी तरह की होती है पार्टिकल्स की कि वो ईजी एंड फास्टली मूव हो सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जो जो अलग अलग स्टेट है उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी आपको जो भी 10th का और 9th का जो पढ़ा हुआ था
उसको सब कुछ रिन्यू कराया जा रहा है। आधा चैप्टर इस पे यही बेस्ड है, बाकी का आधा जो 11th का नया पढ़ना है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको पता ही होगा, बस आपको फैमिलियर कराया जा रहा है, ठीक है, दोबारा से। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ये बात हमें पता ही है कि सॉलिड्स के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब वो इधर से उधर नहीं घूम सकते, एक डेफिनेट जगह पे है, एक स्थिर जगह पे वॉल्यूम है और स्थिर जगह पे शेप है, ठीक है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अब वॉल्यूम तो आपको पता ही है उतना ही रहेगा, अगर आप एक गिलास पानी लोगे तो वो अगर आपने उसे बिखेर दिया कहीं पे, ठीक है, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, बट वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस, ठीक है, कंटेनर की जगह वो ले लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। आपको सॉलिड लिक्विड गैस का दिख ही गया है, फिगर 1.1 है, ठीक है। केमिस्ट्री की हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन में करते चलेंगे। गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, ये बात हमें पता ही है कि जो है उसकी ना कोई वॉल्यूम होती है ना कोई शेप होती है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर विच दे आर प्लेस, ठीक है, ये बात हमें सब कुछ पता ही है। तो दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब इनको कभी भी आप चेंज कर सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस को नज़र में रखते हुए, ठीक है। अब सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो गैस बनेगा। अब गैस को अगर आप कूल करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा, ठीक है। ये आप एक बार ही अपनी टेक्स्ट बुक जो भी है उसमें ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। ये जो है मैं डब्बा बना दे रहा हूँ, इससे आप लोग लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू फर्दर हीटिंग ऑफ वेपर। इन द रिवर्स प्रोसेस द गैस कूलिंग लिक्विफाइड द लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीजेस टू द सॉलिड। तो वही बात जो मैंने आपको भी बताई वही सब कुछ है, आप फिगर से ही समझ जाओगे जो बनी हुई है, ठीक है। अब हम आ गए हैं 1.2.2 पे, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, ठीक है। In class 11 chapter 2, in class 9 chapter 2 you have uh, learned that at the macroscopic or bulk level matter can be classified as mixture or pure substance। हमने ये क्लास 9 में पढ़ा ही है मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पे कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर, मिक्सचर भी आपको पता ही है और प्योर सब्सटेंस भी आपको पता ही है। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर 1.2। फिगर 1.2 देख लेते हैं। तो ये चीज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि अभी आप 11th में नए आए हो, ठीक है। अभी आपको चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट लगेंगी, वैसे इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है इतना, इतना आपको पता ही होता है, बट फिर भी, ठीक है। मैटर मिक्सचर्स प्योर सब्सटेंसेस में पाया जाता है, मिक्सचर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, इसमें एलिमेंट्स कंपाउंड, ये सब कुछ अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हम आगे अपना रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। देखिए रीडिंग एनसीईआरटी, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं तो कहता हूँ मैथ्स और फिजिक्स में भी बहुत है, बट केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको हम करते चलेंगे, क्वेश्चंस करते चलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, बस साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ठीक है, शुरुआत से। तो व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। देखिए इसे आप अंडरलाइन कर लेना, ये डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंस की। जब ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के, वो केमिकल नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे केमिकल नेचर में पाए जाते हैं, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। अ मिक्सचर कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एक मिक्सचर में काफ़ी तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ two or more pure substances which may be present in any ratio। अब मिक्सचर है, जैसे मैं नींबू पानी बना रहा हूँ तो उसके अंदर नींबू है, पानी है, शक्कर है ना, और क्या कहते हैं, नमक भी है। तो उसके अंदर काफ़ी तरह तरह के अलग अलग पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के अंदर, उनका रेशो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने चम्मच, 2 चम्मच चीनी डाली, 1 चम्मच नमक डाला, तो उसमें रेशो का भी अंतर है, ठीक है, इस तरीके से समझो। हैंस देयर कॉम्पोजिशन इज़ वेरिएबल, उनका कॉम्पोजिशन जो है। अब ये है जैसे प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है, ठीक है। ये भी कंपोनेंट्स कहलाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में आपको पता चल गया है। प्योर सब्सटेंसेस अगर मिक्सचर्स बना रहे हैं तो उन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं। मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड आर यू आर इज मिक्सचर्स, ठीक है। काफ़ी जगह मिक्सचर्स ही देखने को मिलेंगे जो भी आपके आसपास प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब देखो, अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जो आपको मैंने टेबल 1.2 दिखाई वो आप बना लोगे तो आपको ये सब कुछ झंझटों से बच जाओगे, ठीक है, आपको सारा कुछ पहले से याद रहेगा। इन अ होमोजीनियस मिक्सचर द कॉम्पोनेंट्स, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसके जो कॉम्पोनेंट्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, ठीक है। ये लाइन बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, ठीक है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, पूरा मतलब अंडरस्टैंड करिए, जो अंडरस्टैंड करने को मैं कह रहा हूँ वो करते रहिए, ठीक है। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर ऑफ एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। वही बात है कि मिक्सचर जो है पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और आपस में अच्छी तरीके से घुल जाना चाहिए कि हमको अलग से कुछ दिखे ना उसके अंदर। बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इज कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली जो है मिक्सचर उसका बन जाना चाहिए। उसका एग्जांपल ये है, शुगर सोल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ये मैंने आपको बता दिया, जैसे शुगर सोल्यूशन होता है, उसके अंदर आप अच्छे से अगर चीनी मिला देते हो पानी के अंदर, तो आपको पानी ही दिखेगा वो, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पार्टिकल्स दोनों के, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस इन अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द, समटाइम्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर विजिबल, ठीक है। इसके अंदर अच्छे से घुलेगा ही नहीं, वो चीज़ घुल ही नहीं सकती, ठीक है। इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, घुलेगा ही नहीं ढंग से। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, अब अगर आप सॉल्ट और शुगर को मिलाओगे तो आपको अलग अलग से दिख जाएगा कि सॉल्ट ये रही, शुगर ये रही, जो छोटे छोटे दाने हैं वो सॉल्ट है, छोटे छोटे जो बड़े बड़े दाने हैं थोड़े से वो शुगर है। ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग द सम डर्ट ऑफन स्टोन फेसेस आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एक मिक्सचर में एक एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ। पानी के अंदर अगर आप तेल डालोगे तो तेल आपको अलग से ही तैरता हुआ दिखेगा और पानी आपको अलग से ही नीचे रहेगा, ठीक है। तो वो भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि ये ढंग से घुले ही नहीं, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द समटाइम, हाँ आगे ना, कहाँ है, हाँ यहाँ पे है। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर विच यू कैन इन द डेली लाइफ। इसमें तुम अपने और भी एग्जाम्पल डाल सकते हो जो तुम डेली लाइफ में देखते हो, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वही सब कुछ है। It is worthwhile to mention here that the components of a mixture can be separated by using physical methods. जो यहाँ पे components जो mix हो गए हैं उनको हम separate कर सकते हैं physical method से, heterogeneous में, ठीक है। पर आप homogeneous में नहीं कर सकते उन्हें अलग, क्योंकि वो अच्छे से घुल चुके हैं। Physical methods such as simple handling, picking, filtration, crystallization, distillation, ये भी आप methods देख लेना, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे जाते हैं। Pure substances have characteristics different from mixtures। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी अलग होती है मिक्सचर से, वो मिक्सचर क्योंकि है ही नहीं। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैव प्योर सब्सटेंस दैट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कोई सिंगल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वाटर है, इनके अंदर कुछ भी नहीं घुला हुआ, ये नेचुरली जनरेटेड है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये हो गए हमारे प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं हमारे, एक बार देख लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, ये अलग है, मिक्सचर अलग चीज़ है, प्योर सब्सटेंस अलग चीज़ है, इसमें एलिमेंट्स आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है। अब कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, इसके अंदर कुछ घुला नहीं हुआ, ये पहले से ही ऐसे पाए जाते हैं। ग्लूकोज में कार्बन होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है इन अ फिक्स्ड, तो आपने पढ़ा होगा ना, C6H12O6, ठीक है, वही है जो हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाँ वही, इन सम फिक्स्ड रेशियो एंड इट्स पार्टिकल्स आर सेम कॉम्पोजिशन, क्योंकि ये पहले से ही ऐसे पाया जाता है। हैंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेस ग्लूकोज हैज़ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ऑल्सो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब वही है, जैसे कि ग्लूकोज है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ही ऐसे पाया जाता है, ठीक है। अब पानी है, पानी में से आप कुछ सेपरेट कर लोगे, आप नहीं कर सकते। आप सिंपल फिजिकल मेथड से उन्हें सेपरेट कर ही नहीं सकते। अगर आप दूसरे मेथड निकालो तो आप मतलब पानी में से मिनरल्स वगैरह छाट सकते हो हालांकि, बट आप इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि पानी में से आप क्या ही छाटोगे, ठीक है, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। आगे पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासीफाइड इंटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मैंने बांटा जाता है, जैसे हमने मिक्सचर में पढ़ा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, इसको आप एक बार अंडरलाइन कर लेना। एलिमेंट्स में क्या होता है, एक ही तरह का एटम होता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है, उसके अंदर कोई CO2 VO2 कुछ नहीं है। जैसे CO2 है, उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है CO2, पर उसमें वो क्या हो गया, एक तरह का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, उसमें एक एटम प्रेजेंट नहीं है, समझ पाए होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यू मे बी फैमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ये है मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, आपको देखने को मिल रहा है, ये मॉलिक्यूल है, उसके अंदर H है, O है, ठीक है, तो ये वो हो गया,
ये कार्बन मॉलिक्यूल CO2, समझ पा रहे होगे आप, ठीक है। और अगर मान लो सिर्फ एक O2 हो, दो O हो, O2 है, तो ये क्या हो गया, एटम हो गया एक तरह का, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। However, you will studying about them in detail in Unit 2, सेकेंड चैप्टर आएगा हमारा, उसके अंदर आप इनके बारे में और चीज़ें जान पाओगे। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्स के, क्योंकि ये सिंगल नहीं पाए जाते हैं, ये लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। There all atoms are one type, however the atoms of different elements are different in nature. एटम्स जो हैं अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और डिफरेंट नेचर, मतलब डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, बट होते क्या है, एटम होते हैं। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन्स एटम्स विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब जैसे कि कुछ एलिमेंट्स है, सोडियम और कॉपर हो गए, जैसे वो कुछ एटम कंटेन एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो एटम्स को कंटेन करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरह, ठीक है। वेयर एज इन सम अदर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर। जैसे कि Na है और Cu, ठीक है, इसे Na कहते हैं और इसे Cu कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने कॉन्स्टेंट पार्टिकल में पाए जाते हैं। कभी आपने Na2 नहीं पढ़ा होगा, ना Cu2 पढ़ा होगा। Cu2SO4 होता है, कॉपर सल्फेट, बट वो एक अलग ही कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, समझ पा रहे होगे, या अलग से ऐसे नहीं पाए जाते। जैसे O2 पाया जाता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल में भी पाए जाते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल में भी पाए जाते हैं। H2O2 N2, ठीक है, ये जो है मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं अपने आप से ही। इन विच टू एटम्स कंबाइन टू गिव द रेस्पेक्ट, इसमें दो एटम्स मिला करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे होगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो H और H मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है H2, ये एटम्स अलग अलग तरह के, HONA, HONCuNA, ठीक है। हम लोगों ने इन दोनों को मिलाया, ठीक है, H और H को मिलाया तो हमें H2 मिल गया, O और O को मिलाया तो O2 मिल गया, ठीक है। अब एटम से मॉलिक्यूल से बनाते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन है फिगर 1.3। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू और मोर एटम्स आर डिफरेंट of different elements combined together in a different ratio, the molecule of a compound is obtained, ठीक है। जब दो और उससे ज़्यादा एटम्स एक साथ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं डेफिनेट रेशियो में, तो वो मॉलिक्यूल कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल कंपाउंड इज ऑब्टेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, हम उन्हें सेपरेट नहीं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है, इनको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में फिजिकल मेथड से। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड से तो आप कर ही लोगे, ठीक है, हीट वीट दे करके वगैरह वगैरह कर करके, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, देखो वाटर H2O, अमोनिया NH3, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुगर ग्लूकोज ही हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं कंपाउंड्स हैं, ठीक है, समझ पा रहे होगे, अलग अलग चीज़ों से मिल करके, अलग अलग एलिमेंट से मिल करके कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या कहते हैं, हमारा प्योर सब्सटेंस का ही दूसरा पार्ट है। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.4, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था फिगर 1.4 में, ये रहा देखो, H2O और CO2 का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिगर आप समझ पा रहे होगे आराम से, इसमें कुछ हार्ड चीज़ है नहीं, ठीक है। नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेज टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम्स। इसमें क्या समझाने वाले हैं आप बता दो, कुछ भी नहीं है। टू हाइड्रोजन एटम्स होते हैं H2, एक O, H2O। सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन टू ऑक्सीजन एटम्स एंड कंबाइंड विद वन कार्बन एटम CO2, ठीक है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio characteristic of a particular compound। अलग अलग जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका एक फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो होता है। जैसे H2O है, वाटर है, उसमें ऑक्सीजन 50% है और हाइड्रोजन कितने परसेंट है, एक एक हाइड्रोजन का 25% है, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन मिलकर 50% बनाएंगे, ऑक्सीजन 50% है ही, तो 100% हो जाएगा। तो अलग अलग रेशियो में जो है पाए जाते हैं और यही पर्टिकुलर कंपाउंड पाए माने जाते हैं। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग हो सकती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, ठीक है। H2O है, पानी है, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, बल्कि H क्या है हमारा, अब बताओ बताओ क्या होता है H।
एच हमारा गैस है। तो इनकी जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी अंतर है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर गैसेज, वेयर अ कंपाउंड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन वाटर इज लिक्विड। जो मैंने आपको बात बताई वही है, ठीक है, सब कुछ वही है, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ अ कॉम्बक्शन, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं तो पॉप साउंड जो है जनरेट करता है, ऐसे से उड़ता है, ठीक है, पॉप साउंड। और ऑक्सीजन सपोर्टेड फॉर कंबक्शन एंड वाटर इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो थोड़ी फनी बात है ये वाली कि वो एक हाइड्रोजन पॉप साउंड करता है, ऑक्सीजन जो है कंबक्शन को सपोर्ट करता है, बट वाटर तो आया फायर एक्सटिंग्विशर में, तो फायर बुझा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, ये एक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज का जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। 1.3 हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे करके मैक्स टू मैक्स 7 to 8 क्लासेस में से ख़त्म कर देंगे। क्लास आधे घंटे से ज़्यादा की मैं नहीं रखूँगा। और कुछ भी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नया चैनल है, फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल की, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और फिजिक्स और मैथ्स की भी वीडियो आती रहेंगी ऐसी, ठीक है। तो अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है उतना आप दोबारा से एक बार देख लेना, जो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। बाकी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट से शुरू कर देंगे कल से, ठीक है। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।